नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में बात होगी बिहार की, जहां पश्चिम चंपारण के डीएम व एसपी ने जनसंवाद कार्यक्रम का किया आयोजन। आगे चर्चा करेंगे पलामू की, जहां पांकी में भाजपा के कार्यकर्ता ने आयोजित की बैठक। साथ ही बात करेंगे संभल की, जहां के जुनावई में तृतीय वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बगाहा से है, जहां लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं सुझाव के लिए पश्चिम चंपारण के डीएम एवं एसपी ने जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। जनसंवाद कार्यक्रम में सरकार की ओर से संचालित सभी विभाग की ओर से अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों एवं मौजूद लोगों को सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने आम जनता के बीच पहुंचकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने का आह्वान किया। वहीं एसपी किरण कुमार यादव ने आम जनता से बेहतर पुलिसिंग के लिए सुझाव लिया। जनसंवाद का आयोजन किया गया। आज पश्चिमी चंपारण के बगहा अनुमंडल में कर्नाटक में लोक संवाद का आयोजन किया गया। इस लोक संवाद का मुख्य उद्देश्य है सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, आधारभूत संरचना के दिशा में जो कार्य चल रहे हैं और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के, अर्थात सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाएं जो लोगों के लिए चलाई जा रही है, उसके संदर्भ में हमारे जिला स्तर के तमाम पदाधिकारी इस लोक संवाद में भाग लिए। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के संदर्भ में विस्तार से चर्चा किया, बताया और लोगों की भी प्रतिक्रिया इसमें जानी गई कि लोगों को इस योजना की बेहतरी संचालन के लिए, बेहतरी कार्यान्वयन के लिए कौन से कारगर कदम उठाए जाए। तो लोक संवाद का यही तात्पर्य है कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विभाग के तमाम अधिकारी बताएं और उनको आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, वो इस योजना की बेहतरी को लागू करने के लिए उनका सुझाव क्या है, उनका भी सुझाव आमंत्रित किया गया। आप लोगों ने देखा कि लोगों ने बताया, ध्यान आकृष्ट किया, विभागीय अधिकारियों के द्वारा उसका निराकरण की दिशा में भी बताया गया। तो मैं समझता हूँ कि लोक संवाद से लोगों को लाभ मिलेगा और इस जिला के 18 प्रखंड के प्रत्येक प्रखंडों में दो स्थानों पर जिलाधिकारी के द्वारा एक प्रखंड में एक स्थान पर अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा और प्रखंड के 2 जगहों पर बीडीओ और सीओ के द्वारा एक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अर्थात इस जिले में 90 से अधिक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काश्मी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण मोतिहारी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का वार्षिक आम सभा बैंक के नवनिर्मित सभागार में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन सदर एसडीएम श्रेष्ठ अनुपम, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जिलाध्यक्ष सुदर्शन प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष ब्रजकिशोर सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जिलाध्यक्ष सुदर्शन प्रसाद सिंह ने आए हुए अधिकारी एवं पैक्स अध्यक्षों को मोमेंटो और अंग वस्त्र से सम्मानित किया। वहीं कोऑपरेटिव बैंक का वार्षिक आम सभा में बजट पर चर्चा करते हुए आय व्यय को बताया। कहा गया कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 10.86% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस मौके पर बड़े निवेशकों को भी सम्मानित किया गया। आज हम लोग का वार्षिक आम सभा है। मोतिहारी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो 1919 से कार्यरत है, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग वार्षिक आम सभा कर रहे हैं। इसमें हम लोग बैंक का आर्थिक लेखा जोखा पेश करेंगे और इसमें जो ज़्यादा हमारे जो डिपोजिटर हैं उनको भी सम्मानित करने का कार्य करेंगे। जो कर्मी हमारे जो है ऋण वसूली में इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है जिस ब्रांच का, उसे भी आज हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। और सारे अध्यक्षों को बुला करके हम लोग उन लोगों में एक नई जागृति पैदा करने का काम किया है, जो वो लोग आगे बढ़ें, बैंक को और सुदृढ़ किया जाए। जो हमारा ऋण फंसा हुआ है उस ऋण की वसूली में वो लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और लोगों को जागरूक करें, फिर जमा करें लोग ऋण और फिर हम लोग ऋण देने के लिए तैयार हैं। आम सभा है, साल में एक बार बैंक का वार्षिक आम सभा होता है, जिसमें लेखा जोखा पीछे का और आगे का भी पास कराया जाता है। उसे गिराना बहुत आवश्यक कार्य है। इसके अलावा दूसरा काम तो अभी बैंक में ऋण वसूली और यही चल रहा है। बैंक आम सभा पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल, सब्जी, मधु, जो बैंक के अंशधारक हैं वो आए। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट।
नीलांबर पीताम्बरपुर की पावन धरती पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का आगमन 3 अक्टूबर को पाकी विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। इस संकल्प यात्रा के आयोजन को सफल बनाने हेतु आज मौर्या फार्म हाउस नीलांबर पीताम्बरपुर में एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में भाजपा पलामू जिलाध्यक्ष विजय आनंद पाठक, भाजपा के प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष अमित तिवारी, भाजपा के पलामू जिलाध्यक्ष अरविंद प्रसाद गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित थे। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी मनाई गई और पाकी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुछ कार्ड धारकों ने जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के विषय में जानकारी दी और ज्ञापन सौंपा। बहुत जल्द पलामू के डीएसओ और पलामू उपायुक्त से बात रखेंगे। लोग आए थे, आपका ये आए थे, आपका परसाई परसवा से आए थे, तो ये कही कि पूरे गांव का मामला है, 4-4 महीना से राशन दे रहा है लोग, तो इस पर हम लोग देखेंगे, इसको मनमानी नहीं चलने देंगे, इसको नकेल कसा जाएगा। और दूसरी बात है कि FIR भी इसको कराया जाएगा और इसके बाद हम लोग इसको जनता का जो हक अधिकार है उसको लूटने वालों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पलामू से सीनू संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। आज नमामि गंगे जैविक खेती परियोजना के अंतर्गत विकासखंड जूनावाई के गांव नगला रुखड़ा पुख्ता में समूह के किसानों के साथ तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान समूह से जुड़े किसानों को जैविक खेती के बारे में इंटरनेशनल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम लिमिटेड नई दिल्ली के प्रोजेक्ट मैनेजर अनिल यादव ने जैविक खेती से संबंधित अनेक जानकारी दी और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जीवा अमृत वीजा अमृत का भी करके दिखाया और केमिकल लगाने से जो दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर और हमारे पशुओं पर पड़ रहे हैं उसको भी बंद करने के लिए कहा और जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया। कृषि विभाग के कर्मचारी आजाद ATM आकाश कुमार, ब्लॉक इंचार्ज मोरपाल सिंह, क्लस्टर इंचार्ज भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी जैविक खेती करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। संभल से सीनू संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। सूरजपुर के रामानुजनगर क्षेत्र में इन दिनों ऑनलाइन साइबर ठग सक्रिय हैं। कई लोगों को अपना शिकार बनाकर मोटी रकम की ठगी कर घटना को अंजाम दे रहे हैं। साइबर ठग हमेशा किसी न किसी भोले भाले लोगों को प्रलोभन का झांसा देकर अपना शिकार बना रहे हैं और उनकी मेहनत की कमाई के पैसे को फोन पे, गूगल पे के माध्यम से हड़प रहे हैं। ऐसा ही मामला सूरजपुर से सामने आया है, जहां साइबर ठग के ठगी का शिकार एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालक हो गया है। क्या कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। सर 5/9/2023 दिन मंगलवार को किसी व्यक्ति के द्वारा तकरीबन 4:30 बजे फ़ोन आता है मेरे मोबाइल पे और वो फ़ोन पे कहते हैं कि मैं डॉक्टर साहब दिनत चिकित्सालय बैकुंठपुर से बोल रहा हूँ। हाथ यहाँ से पंखा आया हुआ था जो कि बढ़िया चल रहा है, 2 पंखा मेरे को और चाहिए, जिसमें मेरा स्टाफ या कोई कंपाउंडर गया हुआ है, उनको आप दे देना। 2 पंखे का दाम कितना होगा बताओ। सर मैं दाम बताता हूँ 2500 रुपये और वो कहते हैं ठीक है लाइने पे रहिए, मैं पेमेंट डाल दे रहा हूँ। पेमेंट डालते हैं वो 2500 की जगह पे 25,000 और डालते ही बोलते हैं क्या दही सकड़ा अपने आप में गुनगुनाने लगता है, कहता है ये 0 ज़्यादा का धोखा हो गया मेरे से, 2500 की जगह में 25,000 चला गया है। भैया आप ऐसा करो कि 2500 रुपये काट करके बाकी पैसा मेरा वापस कर दो। सर मैं उसके फ्रॉड उसके मैसेज को मैं सही मान करके मैं 22,500 को वापस कर देता हूँ 2500 रुपये काट के, और जब तक मैं वापस नहीं कर पाता हूँ तब तक फिर से उसका दूसरा मैसेज आ जाता है मेरे मोबाइल पे 15,000 का। फिर से वैसे ही कहते हैं यार मैं एम्बुलेंस दवाई वाले को देना था, तो फिर से तेरे खाते में 15,000 चला गया है। सूरजपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। आज तेजा दशमी के पावन अवसर पर तेजाजी नगर में तेजाजी महाराज के मंदिर में मेले का आयोजन हुआ। कई वर्षों से यहाँ पर तेजाजी महाराज के निशान एवं मेरा गांव के निशान यहाँ पर आते हैं और श्रद्धालु अपनी मन्नतें पूरी हो जाने के बाद वीर तेजाजी महाराज के निशान चढ़ाते हैं। करीब 60 वर्ष पुराना ये मंदिर तेजाजी नगर में स्थित है। थाना तेजाजी नगर पुलिस का भी बड़ा योगदान रहा। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन के जवान इस दौरान मौजूद रहे। मालवी हम जहाँ मौजूद खड़े हैं वहाँ तेजाजी नगर क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ तेजाजी महाराज का जो मंदिर है कई वर्षों पुराना है और कितना यहाँ पर जो झांकियाँ निकलती कहाँ से आती है। हमारे बीच में पंडित जी हैं, पंडित जी से जानते हैं। गुरु महाराज जहाँ पर जो मंदिर बना हुआ कितने वर्ष हो गए, करीब इसको छोड़ दो, कितने वर्ष हो गए? ये भैया करीबन 55 साल पुराना मंदिर है। 55 साल पुराना मंदिर।
यहाँ पर कहाँ से झांकियाँ आती है? यहाँ से मतलब मिर्जापुर की आती है, राधा मंडल की आती है, लिम्बोडी की आती है, पिपली इसकी आती है, मछली फार्म की, मिर्जापुर का, राधा मंडल का, केरोद का और असराम का भी आता है। इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं? की ये मान्यता है कि यहाँ पे सब लोग जो मान्यता करके जाते हैं उनकी मान्यता पूरी होती है और जो भी मतलब बच्चों को तोलते हैं तो गोद भराई होती है। बहुत बड़ाई होती है। तो गोद अगर बच्चे अगर को यहाँ तोलते हैं, लड्डू से जितना वजन होता है, लड्डू है, केले, जिसके हिसाब से भी मिठाई से तोलते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पे 1963 से मेला शुरू हुआ है और मतलब कम से कम यहाँ पे 15 से 20 गाँव के लोग आते हैं दर्शन करने। कम से कम 40 से 50,000 आदमी आते हैं सुबह से लेकर रात को 8 बजे तक। 50,000 आदमी दर्शन करते हैं। कितना वर्ष पुराना मंदिर है? ये 1963 है। आपका नाम? मेरा कमल तिवारी नाम है और यही कम से कम 20 वर्षों से सेवा दे रहा हूँ। कुछ कहेंगे आप मंदिर के विषय में? ठीक है, मंदिर यही हमने सेवा देते हैं और जो आदमी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इंदौर से सीनू संवाददाता संतोष मालवीय की रिपोर्ट। पूरा देश इस समय गणेश महोत्सव धूमधाम से मना रहा है। कानपुर शहर में भक्तों द्वारा कहीं 5 तो कहीं 7 तो कहीं 10 दिन तक गणपति महोत्सव को मनाया जाता है और इसी कड़ी में कल्याणपुर के गौतम विहार कल्याणपुर खुर्द में क्षेत्रीय भक्तों द्वारा गणेश मूर्ति की स्थापना की गई थी, जिसके 6वें दिन रामलीला के भव्य आयोजन में धनुष भंग का पाठ संपन्न हुआ। कार्यक्रम आयोजक पंकज पांडे ने बताया कि विगत कई वर्षों से इस स्थान पर गणेश महोत्सव का भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें प्रथम बार रामलीला का भव्य आयोजन किया जा रहा है और अब आगे से प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम कराया जाएगा, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। गणेश महोत्सव के समापन के बाद विशाल भंडारा एवं मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में आए हुए नेहरीवरी के महंत एवं भगवताचार्य सानंद जी महाराज का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। मैं पंकज पांडे आज बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं, जो कि यहाँ पे महान संत और हमारे बड़े भाई गणेश महोत्सव के उपलक्ष्य में जो रामलीला का आयोजन हमारे और हमारे छोटे बड़े भाइयों द्वारा किया गया है, उसमें सभी पधारे हुए हैं। मैं उनका हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। ये पिछले 5 वर्ष से ये कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन इस बार इस कार्यक्रम में रामलीला का भी आयोजन किया गया और हमारे छोटे भाई अनुपम भैया और राघवेंद्र तिवारी जी और बउआ भैया, ब्रिजेश भैया, आशीष भैया और छोटू भैया जो दहे इंद्रजीत सिंह इंटर कॉलेज से पधारे हैं और हमारे चाचा शुक्ला जी और हमारे बड़े भैया मोहन पांडे जी, इन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अपनी वाणी से प्रणाम करता हूं। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये इस साल की तरह हर साल ही होता रहेगा और इससे और बढ़ चढ़कर होगा। प्रयास ये है कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये हमारा प्रयास है और अगली बार जो प्रोग्राम होगा इससे भी भव्य कार्यक्रम होगा और बीच में रामलीला के साथ में और भी जागरण वगैरह का भी कार्यक्रम हम लोगों को प्लानिंग में है कि बीच में एक जागरण वगैरह भी कराया जाए और उसका भी कार्यक्रम हो। तो मैं सभी का हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। कानपुर से सीनू संवाददाता रितेश शर्मा की रिपोर्ट। अपनी बहू से प्रताड़ित होकर कानपुर प्रेस क्लब में न्याय की गुहार लगाती पीड़िता महिला किरण जायसवाल ने बताया कि उनके बहू ने पूरे परिवार को परेशान कर रखा है। वर्ष 2019 में उनके बड़े बेटे का विवाह प्रेम संबंध के चलते हुआ था। शादी के बाद से ही बहू वेदिका गुप्ता ने लड़ाई झगड़ा व हंगामा शुरू कर दिया था और एक फ्लैट की डिमांड करने लगी। बोली मैं वकील हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। पीड़िता ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? किरण जायसवाल। आपके संबंध में प्रेस वार्ता करते सर, हमारे बेटे बहू हमारे परिवार के मतलब जान की सलामती के लिए हम आए हैं। हम लोगों की जान को खतरा है।
मेरे बड़े बेटे की शादी 2019 में एडवोकेट चेतना गुप्ता की लड़की से हुई थी। उसके बाद ही थोड़ा सा 1-2 महीने बाद ही से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और लड़ाई झगड़े होते होते वो काफी बड़ा रूप ले लिया। तो हम लोग अपने लाल बंगले ससुराल में सास के साथ रहने लगे। ये जो है अपना सब कुछ लेके अपना चली गई अपने पर। आज मेरे ऊपर दहेज प्रथा वगैरह का मुकदमा लगा दिया और काफी कुछ धाराओं में मेरे हस्बैंड पर मुकदमा लगाया। सबको जान से मारने की धमकी देती हैं। आए दिन मेरे घर आके जो है कलह करती हैं, धमकी देती हैं, किसी न किसी को भिजवा के कहीं थाने से फोन कराएंगी, कहीं किसी से फोन कराएंगी, सब रिश्तेदारों के घर जाएंगी कि इनकी मदद न करना। अभी तक इस प्रॉब्लम कहाँ तक गई? जी हम किदवई नगर पिंक चौकी गए जहाँ से रिपोर्ट आई थी और क्या कहते हैं कलेक्टरगंज थाने फिर धमकी देते देते मेरा लड़का डर के मारे बाहर चला गया। कानपुर से सीनू संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। पलामू जिले के पाकी प्रखंड के सगालिम आसेहार मुख्य सड़क के हालात के लिए पाकी के पूर्व और वर्तमान विधायक दोनों दोषी हैं। दोनों को इस इलाके के लोगों से सार्वजनिक रूप से दोषी मानते हुए माफी मांगनी चाहिए। उक्त बातें आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ओंकार नाथ जायसवाल ने कही। वे सगालिम आसेहार मुख्य पथ के बीचों बीच बैठकर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों लोग केवल जनता को ठगने का काम कर रहे हैं और एक ठेकेदारी के लिए परेशान है तो दूसरा कमीशन के लिए परेशान है। इससे आम जनता पिस रही है, लेकिन ओंकार नाथ जायसवाल चुप बैठने वाला व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सड़क के दुर्दशा पर हुई बहुत जल्द ही सगालिम में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन कर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया जाएगा। इसके लिए तिथि निश्चित करेंगे। आप लोग माफी मांगिए, सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए कि हम लोग के द्वारा हम लोग के करतूत से यह सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ, जिसके चलते इस इलाके के लोगों को डेली परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए दोनों लोग राहु केतु है, दोनों लोग आप लोग माफी मांगिए और जनता से माफी मांगिए, हाथ जोड़कर कान पकड़कर कि हम लोग जिम्मेवार हैं इस रोड का। इसलिए ये रोड नहीं बना आज तक, ये सगालिम आसेहार रोड, और आप लोग झूठा वादा करके लोगों को केवल बरगलाने का काम आज तक। पलामू से सीनू संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। खूनी हाईवे के नाम से विख्यात NH 34 पर लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। तेज रफ्तार से आ रही XUV 300 4 व्हीलर ने बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई और दूसरी बाइक सवार युवती को गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे PNC गाड़ी की मदद के द्वारा जिला अस्पताल एडमिट कराया गया है। वहीं 4 व्हीलर में सवार 3 लोग मौके से फरार हो गए। स्थानीय पुलिस मौके पर जांच करवा रही है और पुलिस द्वारा कार्यवाही जारी है। वहीं मरने वाले युवक की पहचान मोइन खान निवासी बांदा के रूप में बताई जा रही है। पूरा मामला शिवा होटल के पास का कुंडौरा गांव के समीप का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? ललित प्रताप सिंह। ये सड़क हादसा हुआ है, कैसे और क्या है पूरा मामला? ये हम लोग आ रहे थे हमीरपुर की तरफ से, देखा कि एक कार और बाइक भिड़ी पड़ी हुई थी और एक महिला गंभीर रूप से घायल रोड के किनारे पड़ी हुई थी। एक जो व्यक्ति थे उनके साथ में वो भी गंभीर रूप से घायल थे। तो हमने अपनी महिला को अपनी पेट्रोलिंग गाड़ी में ले जा करके जिला अस्पताल हमीरपुर में एडमिट करवाया और अभी भी मौके पर हैं। यातायात सुचारू रूप से चालू है। सुमेरपुर पुलिस की मदद से हम लोग ट्रैफिक भी कंट्रोल कर पाए हैं। मौके पर कितने लोगों की मौत हुई है? मौके पर एक लोगों की मौत हुई है और ये जो महिला गंभीर रूप से घायल है उनको जिला अस्पताल हमीरपुर में हमने भर्ती करवाया अपनी पेट्रोलिंग गाड़ी से। चलिए धन्यवाद। अभी भी गाड़ियाँ जो एक्सीडेंटल गाड़ियाँ हैं उनको थाने में शिफ्ट किया जा रहा है प्राइवेट ट्रैक्टर की वजह से साथ उसमें। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। ये घटना हुई है, कैसे हो क्या हुआ? ये हमारा ढाबा है शिवाय ढाबा कुंडौरा पास। तो यहाँ से कार ओवरटेक कर रही थी, उधर से बाइक आ रही थी। अचानक दोनों में से टक्कर हुई और बाइक वाला ख़त्म हो गया। उसके साथ जो लड़की थी उसको PNC वालों ने जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है। और ये 4 व्हीलर वाले कहाँ गए? ये 4 व्हीलर वाले तो भाग गए। मौके पर पुलिस प्रशासन 10 मिनट बाद आ गया था। 1 लोगों की मौत हुई है? जी 1 लोगों की मौत हुई। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।